था कलिंग युद्ध, मैंने कल बताया भी था। अपने शासन के 8वें वर्ष 261 बीसी में एक लड़ाई लड़ी गई अशोक के द्वारा। उस लड़ाई ने अशोक के हृदय को बदल दिया, और जब हृदय बदलता है व्यक्ति का तो बहुत कुछ अपने अंदर जो खराब चीजें होती हैं उनको बदलने का प्रयास करता है। आप जब आंसर लिखते हैं ना, थोड़ा सा भाव उसमें कुछ आ नहीं रहा है, भाव थोड़ा आना चाहिए। जैसे जब हम कोई बात बताते हैं तो उसमें भाव आता है, समझ में आपको आता है, वैसे ही आंसर भी है। कोई व्यक्ति विशेष वहां नहीं रहता है। जब आपका आंसर जाता है टीचर के पास तो वो आंसर ही खुद प्रस्तुत होकर बोलता है, मैं आ गया। तो कलिंग की लड़ाई का महत्व क्या है? इसी से वो प्रश्न जो आपने अभी दिखाया कि अशोक कलिंग की जो लड़ाई के बाद अत्यंत ही शांति प्रिय हो गया था, या उसकी नीतियों में शांति की नीति अधिक दिखाई देती है, या अशोक कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति की तरफ आगे बढ़ा था? टिप्पणी करें। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको थोड़ा सा सहजता चाहिए कि कैसे क्या जीवन में किसके बदलाव हुआ। अशोक के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि अशोक सामान्य व्यक्ति उस तरह का नहीं था। एक हिंसक व्यक्ति था, हिंसा को पसंद करने वाला व्यक्ति था। बाद में एक उत्तराधिकार का संघर्ष भी हुआ होगा। उस संघर्ष के बाद अपने भाइयों को हटाकर अशोक गद्दी पर आया। इसी बीच की अवधि में जो राज्य में कुछ माहौल बना था, लेकिन सबको हराने के बाद अशोक ही जो शासन करता है। अशोक ने जब गद्दी प्राप्त कर लिया मौर्य साम्राज्य की, तो अशोक के सामने कुछ प्रश्न आए। वो प्रश्न क्या है? एक प्रश्न आया कलिंग का प्रश्न। कलिंग का प्रश्न इसलिए आया क्योंकि जो कलिंग का इलाका था वो व्यापार वाणिज्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इलाका था। वहां के व्यापार वाणिज्य पर अगर नियंत्रण हो मौर्यों का तो बड़ा लाभ हो सकता था, बड़ा फायदा हो सकता था। उसी फायदे को हासिल करने के लिए अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया। और जब युद्ध लड़ा गया तो युद्ध के लड़ने के पश्चात विजय तो अशोक को मिली, लेकिन उस विजय में जीतने का भाव बहुत कुछ बचा नहीं था अशोक के पास। अशोक जीतने के बाद भी अपने आप को हारा हुआ, ठगा सा महसूस कर रहा था कि मैंने ये क्यों विजय की। और उसने ये कहा कि अब मेरे यहां युद्ध का स्थान नहीं है, या मेरे जीवन में युद्ध का स्थान नहीं है। मैंने युद्ध करके ये देख लिया कि युद्ध से अगर हम किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमसे ये अपराध हो गया, उस व्यक्ति को हमें जो जीवित करना हो तो वो नहीं हो सकता। अशोक के भीतर मानवीय संवेदनाएं उभरने लगी कि मानव का सुख दुख, एक भूखंड के लिए, एक हिस्से के लिए इतना बड़ा संघर्ष मैंने छेड़ा, इसमें मुझे कुछ मिला नहीं। और इसी समय उसकी भावनाओं को और आगे बढ़ाने का काम किया बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने। जो आता है उससे मिलता है। उसने कहा ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो इसका फल अच्छा नहीं है। और उससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसने कहा कि आज से मैं धम्म घोष की शरण में जाता हूं और भेरी घोष को त्यागता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अशोक ने कभी युद्ध ही छोड़ दिया या एकदम शांति प्रिय हो गया, अहिंसक हो गया। इसका मतलब यह है कि अशोक ने हिंसा से बचने का प्रयास किया। जितना हो सके उतना हिंसा से बचो। अशोक के समय में एक भी इलाकों में कोई विद्रोह नहीं दिखाई देता है कि ऐसा कोई विद्रोह हुआ हो। जो ऐसे इलाके थे, जो सीमांत इलाके थे, जो उसकी सीमाओं पर थे, वहां पर कुछ विद्रोह की सूचनाएं मिलती हैं। उसके बाद भी अशोक ये कहता है कि मैंने हथियार युद्ध करना बंद किया है, चलाना नहीं बंद किया है। अगर ऐसी समस्याएं आएंगी तो फिर मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ेगा।
मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी मुझे युद्ध करना पड़ेगा। और जब युद्ध करना पड़ेगा तो फिर तुम समझोगे कि मैं वही चंडाशोक हूं जो मैं पहले था। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि अशोक एक व्यवहारिक शासक है। बहुत सारे इतिहासकार जैसे रोमिला थापर कहती हैं अशोक की शांतिपूर्ण नीतियां ही मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण बनी। उन्होंने एक पूरी पुस्तक ही लिख दिया मौर्य साम्राज्य पर। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि शासक अशोक की नीतियां नहीं कारण बनी। अशोक ने तो अपने समय यह प्रयास किया कि जितना शांति से रह सके उतना हम रहें, हमें कोई छेड़ेगा तो फिर नहीं छोड़ेंगे। पहले वो खोज खोज के युद्ध करने जा रहा है। जो कलिंग की लड़ाई वो लोग लड़ने नहीं आए थे, ये गए थे लड़ने। अशोक ने इस चीज को मना किया, इस चीज को मना किया। तो इस प्रश्न का डायरेक्शन ऐसे जाएगा, इंट्रोडक्शन देंगे अशोक के बारे में, फिर बताएंगे कि अशोक का आरंभिक स्वरूप क्या था, आरंभ में कैसा था, बाद में कैसा हुआ, और बाद में ऐसा होने के बाद भी उसमें और क्या क्या भी संभावनाएं हैं। वो महात्मा गांधी नहीं बन गया था उसके बाद, ये हथियार नहीं उठाएंगे। उसके बाद भी उसने अपने उस स्वरूप को, उस रूप को सामने रखा। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और क्या रहा अशोक का धम्म, कि अशोक का धम्म क्या है। क्या है अशोक का धम्म? तो इस पे क्या बात समझ में आ गई? कलिंग युद्ध पे बोलो, कुछ लिखना तो नहीं है। अशोक के धम्म पर बात करते हैं। आपके भीतर अगर मन में कोई बात आएगी तो शांति प्रिय अपने आप हो जाएंगे। बड़े बड़े राजा भारत में शांति प्रिय हुए, किसी के डर से नहीं, खुद अपने अंदर के हृदय के जो बदलने के कारण। और ये शांति प्रिय मतलब अगर आप देखेंगे तो शांति प्रिय उस तरीके का नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अशोक सबके बीच एक अच्छा माहौल चाहता है। आडंबरों, अभी आप अशोक के जब इसमें आएंगे धम्म पर तो आपको समझ में आएगा कि धम्म क्या है। कहता है कीचु धम्मे, पाली भाषा में कीचु धम्मे। धम्म क्या है? तो कहता है अपा सिन्वे दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च। दूसरे का कल्याण, बहु कयाने, बड़े पैमाने पर कल्याण। इसीलिए तो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा आती है। अशोक केवल शांति प्रिय नहीं है, एक निरंकुश व्यक्ति भी है। इसके रहते क्या इसके ऊपर कोई आया था क्या आक्रमण करने? क्या इसके ऊपर किसी का अधिकार हो गया था? अधिकार नहीं हुआ, इसका मतलब तो यह मजबूत रहा होगा। कभी कभी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, रोज रोज नहीं गर्दन उतारनी चाहिए। आगे चल के उत्तराधिकारी, जिसके उत्तराधिकारी, आप ये बताइए, मुगल बहुत शक्तिशाली थे। औरंगजेब ने अंग्रेजों को दौड़ा लिया था, घुटने बैठ के माफी मांगे थे औरंगजेब के सामने, बहुत गिड़गिड़ाए थे और पूरा हट जाना भरे थे और कह दिया आज के बाद कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई फिर क्या किया अंग्रेजों ने? यहां अशोक के बाद अगर योग्य व्यक्ति आता जिस क्षमता का अशोक था तो मौर्य और चलते। बहुत सारी चीजें आई, अभी इसके पक्ष विपक्ष हर चीज के होते हैं, लेकिन यहां पर मौर्य साम्राज्य और आगे चलता। लेकिन क्या हुआ, जो बाद के उत्तराधिकारी हुए उतने योग्य नहीं हुए जितना अशोक योग्य था, जितना चंद्रगुप्त मौर्य योग्य था। क्योंकि प्राचीन समय में, मध्यकाल के समय में शासक की योग्यता राज्य का आधार निर्मित करती है कि राज्य चलेगा कि नहीं चलेगा। मौर्य का पतन हुआ, फिर जो गुप्तों का पतन हुआ,
हर हर जो भी वंश आया उसका उसका पतन हुआ। क्यों पतन हुआ? बाद के समय में जो उत्तराधिकारी होते हैं वो अच्छे नहीं रहे। अगर आप उत्तराधिकारियों को अच्छा पाएंगे तो वो राज्य चलेगा, वो वंश चलेगा। तो यहां यह भी है। ठीक, आ जाइए अशोक के धम्म पर। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है, फिर यूनानी है, आरामाइक है ना। हर भाषा में वो अपने अभिलेखों को लिखवाता है। और आप देखेंगे कि अशोक के समय ही तीसरी बौद्ध संगति भी हुई थी। लेकिन एक बात है, तीसरी बौद्ध संगति की जानकारी तो हमें मिलती है, लेकिन उसके अभिलेखों में इसकी जानकारी नहीं दी गई है। किसके समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी? मतलब अशोक के अभिलेख तीसरी बौद्ध संगति में अशोक के शामिल होने की जानकारी नहीं देते हैं। इसके अलावा अशोक ये बात कहता है कि हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था में जनता के सभी अंगों के लोग शामिल होंगे। मतलब जनता के सभी वर्ग हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल होंगे। एक बहुत बड़ी बात है। जनता के सभी वर्गों को प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया जाता था। जनता के सभी वर्गों को, मतलब जो भी सभी वर्ग हैं उन सभी वर्गों से लोग लिए जाते थे और उनकी नियुक्तियां होती थी। उनके माध्यम से राज्य में शासन का कार्य चलाया जाता था। खास बात और क्या है, इन प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की भी नियुक्तियां होती थी। उच्च पदों पर महिलाओं की नियुक्तियां भी होती थी। उच्च पदों पर महिलाओं की नियुक्तियां करता था। इसके अलावा अगर कोई विदेशी व्यक्ति इसके जो राज्य में था और वो योग्य था तो उसे भी प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाता था। मतलब विदेशी लोगों से भी सेवाएं लेता था। विदेशी व्यक्तियों से भी राज्य सेवाएं लेता था। इसीलिए आप कहते हैं कि अपने समय से आगे का शासक था। समय, उसका समय कितना पहले है और उसकी सोच कितनी आगे है, ये सोच है। इसके अलावा इसके अभिलेखों में इस बात की सूचना मिलती है कि हमें अपने जो वन्य जीव हैं और जो हमारे पशु हैं, पहले तो वन्य जीवों के लिए अभयारण्य बनाए जाए। यह आज का कॉन्सेप्ट है। यह कहता है कि जो वन्य जीव हैं, वन्य जीवों के लिए कुछ विशेष स्थान बनाकर छोड़ दिए जाएं, अभयारण्य बनाए जाएं। इसके अलावा ये जो जंगल के जीव हैं, अगर इनको कोई हिंसा या इनका जो भी स्वास्थ्य है या कोई बीमारी है पशुओं की, तो इस बीमारी से उनको दूर करने के लिए पशु चिकित्सालय भी बनाए जाए। देखिए अप्रोच, अशोक को अभी तक आपने नहीं समझा होगा, इस तरीके से समझिए। हॉस्पिटल बनाए पशुओं के इलाज के लिए, वन अभयारण्य बनाए। अभी आप समझें कि हमें अभयारण्य बनाना चाहिए, कुछ ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पर हाथी हो, सारे जो भी जंगल के जानवर वो रहें, आराम से रह पाएं, उनके ऊपर हिंसा ना हो। ये उस समय सोच रहा है। ये सोचना ही इसे अद्भुत बना रहा है।
ये अशोक पहला शासक है जो पूरे विश्व में इस तरह की सोच रखता है। एक महान शासक है। आप देखेंगे लोग कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद ही तुरंत वो शांति प्रिय हो गया और ये हो गया, नहीं। कलिंग युद्ध के 2 वर्ष के बाद उसने अपने आप को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया। 2 साल लगा। उस समय उसने सारी बात सुन लिया था। 2 साल तक मनन करता रहा, चिंतन करता रहा कि हाँ क्या ठीक होगा क्या नहीं ठीक होगा। और फिर जब 2 वर्ष के बाद उसने बौद्ध धर्म का पालन करना शुरू किया या बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो कुछ बातें बताई। अगर आप देखेंगे तो अब जो कलिंग युद्ध के पश्चात कितना 2 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। और जब वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है तो अपनी जनता को कुछ निर्देश देता है। यही निर्देश ही अशोक का धम्म कहलाता है। यही निर्देश क्या है? क्या है भाई बताओ? बहुत बढ़िया, यही अशोक का धम्म है। धम्म मतलब धर्म, धम्म मतलब नैतिक शिक्षा, धम्म मतलब तुमको कैसे नैतिक बनाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो आपको नैतिकता के रास्ते पर जरूर लेकर जाएगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में नैतिकता कहीं ना कहीं से सीखी होगी। क्या कहता है? एक आचार संहिता कह सकते हो या इसको नैतिक संहिता। अगर आपके पास ऐसे लिख के आ जाए कि अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता था, क्या आप इस मत से सहमत हैं? हाँ। अब नैतिक संहिता, आचार संहिता सब एक है। आज आप इथिक्स पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो इथिक्स भाई? नैतिकता के लिए कि आप प्रशासन में जाना चाहते हो तो कुछ आपके लिए कुछ नैतिकता के भी मूल्य हैं, उन मूल्यों को आप अपने जीवन में ढालोगे, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। तो यहां आप इस बात को समझोगे। क्या कहता है? कहता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। क्या कहता है? हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनकी आज्ञा माननी चाहिए। पहली बात, क्या गलत कहा? माता पिता की सेवा और आज्ञा माननी चाहिए। क्या करना चाहिए? माता पिता की सेवा और आज्ञा माननी चाहिए। ये क्या है? नैतिक शिक्षा। जब आप छोटे रहे होंगे तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक पुस्तक चलती थी नैतिक शिक्षा, कि आप सुबह उठिए, अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को, भगवान को, सबको प्रणाम करिए। तो एक तरह से नैतिक गुरु भी है आपका अशोक। राज्य का भी ये काम है। तो यहां ये चीज आपको दिखाई देगी। और क्या कहता है? जो ब्राह्मण हैं और जो श्रमण हैं, जो जंगल में रहते हैं, घूमते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणों और श्रमणों, ये आजीवक श्रमण भी हो सकते हैं जो जंगल में रहते थे, ब्राह्मणों और श्रमणों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करें। इसके बाद और क्या कहता है? नौकरों के साथ, दासों के साथ अच्छा व्यवहार करो। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो नौकर हैं, लोग नौकर को नौकर समझ लेते हैं। नौकर और दासों के साथ अच्छा व्यवहार। नौकर और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्या करिए? नौकरों के साथ
आपने देखा होगा लोग नौकरों के साथ बड़ा खराब व्यवहार करते हैं, आज भी यही है। आज जैसे जैसे आदमी अमीर होना शुरू करता है वो अमीर होता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। आपने देखा होगा कि अधिकारी बनने के बाद अगर कोई आपसे आयु में बहुत बड़ा है फिर भी लोग उसका नाम लेके ही बुलाते हैं। ये तो संयोग है कि वो आपकी सेवा में है, लेकिन आप तो बुलाते हैं, चलो ठीक है, लेकिन आपके बच्चे भी बुलाना शुरू कर देते हैं, रामू इधर आओ, और रामू 60 साल का है। बात समझिएगा, खराब व्यवहार की सूचना हम खुद देते हैं। हम खुद जैसा व्यवहार करते हैं हमसे छोटे भी वही देखते हैं। मतलब कि जो छोटे लोग हैं वो आपका अनुकरण करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब लोग बड़े स्तर पे जाते हैं तो जो अच्छे तरीके से जो लोग आगे बढ़े हैं, परवरिश हुई है, वो अपमान करना नहीं शुरू करते। भले कम बात करेंगे लेकिन अपमान नहीं करेंगे। आपने खूब सारे वीडियो देखे होंगे कि वो अधिकारी उसने बुलाया अपने जो सबऑर्डिनेट को, कहा या मुर्गा बन जाओ, वो डीएम है, मुर्गा बन जाओ, हाथ को ऊपर कर खड़े हो जाओ। ये क्या दिखा रहा है कि वो आपके अंतर्गत, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि नौकरों के ऊपर खूब आरोप भी लगते हैं। अब कुछ नौकर भी होते हैं वैसे, लेकिन कुल मिला जुला के इतनी बात समझने की है कि जो आपके अधीन है, जो आपके अंतर्गत है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए। यह संयोग है कि वो आपके अधीन है और संयोग का फायदा मत उठाइए। अशोक यही बात कहता है, उसने देखा होगा नौकरों के साथ खराब व्यवहार, और जब व्यवहार खराब होगा तो उसको जो सुधारने की बात होगी, तो यहां पर यह भी चीज आपको दिखाई देगी। इसके बाद और क्या कहता है कि बिना कारण या बिना कारण किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आदमी एक दूसरे के धर्म की, संप्रदाय की निंदा करना शुरू कर दे रहा है खुले मंचों से। निंदा करने से फिर क्या होगा? फिर सांप्रदायिकता बढ़ेगी, खून बहेगा। भारत में जब हिंदू मुसलमान का कॉन्सेप्ट नहीं था, उसके पहले भी लोग बहुत लड़ते थे। कोई कहता था हम शैव हैं, कोई कहता था हम वैष्णव हैं, कोई कहता हम शाक्त हैं, हम देवी वाले हैं, हम सीधे तलवार लेकर ही चलते हैं। शैव और वैष्णव ने खूब लड़ाई लड़ी, और इतनी लड़ाई लड़ी कि वो उनको, जो शैव का ये मानना था कि वैष्णव ना रहे, और वैष्णव का ये मानना था कि शैव ना रहे। अब आप ये बताइए कि शिव और विष्णु अलग हैं? नहीं अलग है, एक ही हैं। रामचरितमानस में आता है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। राम कहते हैं कि जो शिव का द्रोह करने वाला व्यक्ति है वो मुझे भाता नहीं है वैसे भी, लेकिन आप देखेंगे कि भारत में जो संप्रदाय है वो आपस में ही लड़के मर गए। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब हिंदू मुसलमान का कॉन्सेप्ट आया तब भी यही हुआ, हम सबसे ऊपर वाले हैं। इस बात की सूचना उस समय दे रहा है कि अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा से बचो। यह नैतिक शिक्षा है अशोक की। बताइए आज के समय में उपयोगी है कि नहीं? आज जो भारत के सामने बड़ी समस्या है, अलगाववाद है, क्षेत्रवाद है, उस समस्या का समाधान अशोक के इस आचार संहिता से निकल सकता है। कुछ तो अलग बातें बता ही रहा है, यह चीज आपको दिखाई देगी। और अगर आप अपने धर्म की जो प्रशंसा करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तो अशोक कहता है आप अपने धर्म को ही छोटा कर रहे हैं।
वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने धर्म को छोटा कर रहे हैं। और क्या कहता है, हमें जीव हिंसा से दूर रहना चाहिए और धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। जीव हिंसा, जीव हिंसा से दूर रहें और धन का अपव्यय न करें। लोग किसी जीव को मारते हैं तो खुश होते हैं, वाह क्या शिकार किया। नहीं, किसी को मारते हैं, जीव की हत्या होती है जंगल में, कुछ लोग शिकार करने जाते हैं, कुछ लोग काला हिरण मार देते हैं। देखा ही ये सब तुमने, जीव हिंसा। अशोक के यहां भी जीव हिंसा होती थी, लेकिन जब ये बौद्ध धर्म में आ गया, इसने धीरे धीरे अपनी इस प्रवृत्ति को भी बदल दिया, हिंसा के रास्ते को बदल दिया और अहिंसक होने लगा। और जब ये खुद अहिंसक होने लगा तो इसने अपने लोगों को भी शिक्षा दिया कि तुम भी अहिंसा का पाठ पढ़ो। अनावश्यक किसी को मारने को, जो जीव हैं वो भी निरीह हैं। क्या हैं? निरीह हैं, उनका कोई नहीं है, दीन है। हाँ हाँ, जैसे बौद्ध धर्म में आप देखेंगे तो अहिंसा को प्रोत्साहन दिया गया, तो अब उसने स्वीकार किया तो अहिंसा का तत्व तो आएगा ही। तो यहां पे समझना पड़ेगा आपको कि अशोक कैसे अहिंसा को आगे बढ़ा रहा है। ये कह रहा है जीव हिंसा से बचना होगा, जो जीव हिंसा हो रही है। और इसने खुद अपने लिए भी राजकीय आदेश पारित कराए कि पहले जितने जानवर या मोर मारे जाते थे अब उतने नहीं मारे जाएंगे, मैं खुद कम कर रहा हूं, मैं राजा हूं, मैं कम कर सकता हूं, तुम तो जनता हो, तुम वैसे ही कम कर दो। और धीरे धीरे एक मोटिवेशन देने का काम किया। अपव्यय क्या होता है? कोई धार्मिक यात्रा निकालना, आडंबरपूर्ण यात्रा कर देना, ऐसी यात्रा पे जाना जहां पे कोई मतलब ना निकले। इसके अलावा कोई विवाह का प्रोग्राम हो, फिर जन्मदिन मना देना, ये क्या है? अपव्यय है। अपव्यय से होता क्या है? क्या होता है अपव्यय से? आप दबते चले जाते हैं, ऋण जाल में फंस जाते हैं। आज आप देखिए भारत में बड़ी समस्या अपव्यय की है। अगर कोई माता पिता है, उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो लड़की का विवाह, एक तो शिक्षा, तो चलो शिक्षा है ही, फिर विवाह। अब विवाह में कुछ अपने नियम बना रखे हैं लोगों ने, वो नियम है समाज के। उन नियमों के तहत लड़की की शादी में इतना लाख रुपया खर्च करना ही पड़ेगा, जैसी हैसियत वैसा पैसा। ये क्या है? ये अपव्यय है। पैसा हो या ना हो, उसकी व्यवस्था करके उसको खर्च करना, और वो भी किसके लिए? समाज के ऊपर। समाज को दिखाना भैया 1 करोड़ रुपया दिए, और उसके बाद उस 1 करोड़ के चक्कर में पूरी जो जिंदगी भर लगे रहेंगे। अनावश्यक का खर्च, अपव्यय। इसीलिए आप देखेंगे कि हर अच्छे लोगों ने यही कहा है, मितव्ययी बनिए, उतना ही खर्च करिए जितनी जरूरत हो, आवश्यकता से अधिक नहीं। आपके पास भले हो, लेकिन पैसे का उपयोग बहुत बेहतर तरीके से। ये चीज आपको अशोक यहां से मिलेगी। वो कहता है मितव्ययी होइए, अपव्यय मत करिए, आडंबरपूर्ण यात्राओं को मत निकालिए। स्वर्ग की लोग ऐसी ऐसी जो झांकियां निकालते थे, जिसमें स्वर्ग दिखाया जाता था, ये वाली इस वाली झांकी को देखो तुम पहुंचोगे स्वर्ग। उसने कहा ये सब झांकी बंद करो, ये झांकी नहीं चाहिए देखने के लिए। अच्छा कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुओं का सम्मान करो, ये आचार संहिता पालन करो, तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये धम्म नीति क्यों लेकर आया? ये तो धम्म नीति हो गई, ये सारी चीजें इसमें लाया क्यों? धम्म नीति को लाने का कारण,
धम्म नीति क्यों आई? कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य था। इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य था। इसके माध्यम से अशोक सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण करना चाहता था। क्या चाहता था? अशोक सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण करना चाहता था। सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण करना चाहता था जिससे राजनीतिक एकीकरण हो सके। इसका मतलब समझे? अंग्रेज जब भारत में आए, उदाहरण समझाता हूं, अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक ही कानून के अंतर्गत लेकर आए। एक कानून के अंतर्गत लेकर आए, एक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत लेकर आए, एक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत लेकर आए। रेलवे का डेवलपमेंट हुआ तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक मिल गए। पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी तो क्या हुआ? यूनिफिकेशन हुआ, एकीकरण हुआ। उस एकीकरण से ब्रिटेन का शासन चलाने में आसानी होती। अलग अलग चीजें होंगी तो शासन चलाना मुश्किल होगा। तो इसने ये कहा कि अगर हमारा धम्म सब जगह फैल जाएगा तो एकीकृत हो जाएगा और हमारी राजनीति, हमारी व्यवस्था चलती जाएगी। इसलिए लाया गया। आई बात समझ में राहुल? ये इस बात को समझना है, आपको समझना। देखो हिस्ट्री में क्या है कि एक घटना कहीं और भी दिखेगी, अलग अलग जगह भी आपको दिखेगी। मैं विश्व इतिहास में भी आपको दिखा दूंगा इस घटना को। यह घटना आपको जर्मनी में दिखेगी। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी को विजित कर लिया तो जर्मनी में अलग अलग प्रकार के कानून थे। उन कानूनों को हटाकर केवल 39 कानूनों के अंतर्गत पूरे जर्मनी को एकीकृत कर दिया। और उसके बाद आगे चल के जर्मनी के एकीकरण में वो व्यवस्था बहुत आगे, जब बिस्मार्क जैसे लोग आए तो उनको बड़ा लाभ मिला। तो समझना पड़ेगा कि अशोक ने भी अपने राज्य को एकीकृत करने के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण करने के लिए इस व्यवस्था को लेकर आया। क्या क्लियर है? ठीक। इसके अलावा आप देखते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ये आप जानते हैं। और अपनाने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपनाता है, अगर वो समर्थ है, तो समर्थ व्यक्ति अगर किसी चीज को अपनाता है तो ये चाहेगा कि मुझे अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, तो वो जो प्रचार भी करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई उपाय ढूंढे। तो इसको लाने के पीछे एक चीज ये भी है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, क्योंकि बड़ा व्यक्ति जब किसी मत को स्वीकार करता है तो चाहता है कि दुनिया में भी वो बातें पहुंचे। इसीलिए भीड़ चाहे जितना भी किसी को जो फॉलो कर ले, लेकिन एक व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति है अगर वो फॉलो कर लेता है तो बहुत सारे लोग अपने आप फॉलो कर लेते है कि नहीं? मान लीजिए कि आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, उसको कम से कम कई मिलियन लोग पसंद करते हैं। बाद में आपको पता चला कि वो उसको पसंद करता है, तो आप अपने आप जो आपके पीछे खड़े हैं वो लोग भी उसको पसंद करने लगेंगे। ये नियम है कि अगर एक बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है, वो किसी को पसंद करता है और आप उसको पसंद करते हैं, तो आप भी अप्रत्यक्ष रूप से उसको भी पसंद करते हैं, क्योंकि ये यही विचारधारा है। आइडियोलॉजी सेम है ना? हाँ, कोई हीरो देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान को देख लीजिए। शाहरुख खान के जितने फॉलोअर्स हैं खूब सारे, बहुत सारे, लेकिन अगर आप पूरा उनको देखेंगे तो उनके पीछे फॉलो करने वाले लोग जो होंगे उनकी भी उसी तरह की रुचियां होंगी, वैसा ही उनका जो सोचने समझने का तरीका होगा,
तो वैसे लोग फॉलो करेंगे वहां पर। अगर कोई जो पॉलिटिशियन होगा तो उसको फॉलो करने वाले वैसे लोग होंगे। अगर कोई धर्म गुरु होगा तो उसको फॉलो करने वाले वैसे लोग होंगे। ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन किसको फॉलो कर रहा है। अशोक एक शासक है, वो बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा है, तो शासक की ही पूरी जनता है, और जहां जहां उसके संबंध बनेंगे वहां अशोक ही आगे है। अब अशोक से भी पूछा जाए कि आप किस धर्म को मानते हैं? कैसा, हम तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। अच्छा, क्या है इसमें? कह लो हमारा ये है पूरा श्रृंखला। इस तरीके से फैलाया। तो यहां आप देखेंगे कि इसने बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार के लिए एक तो दूत मंडल भेजे, जो प्रचारकों के मंडल भेजे, ये अलग अलग तुम लोग जाओ, हमारे विचार को, जो बुद्ध के विचार को आगे बढ़ाओ। फिर दूतों को भेजना, एक तो प्रचारक भेजना, दूसरा होता है अलग अलग स्थानों पर अपने दूत भेजना, दूतों को भेजना। ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं कि यात्रा करना, जो जो बौद्ध धर्म के ऐसे स्थान हैं वहां की यात्रा करना। आप जानते हैं कि अशोक ने खुद जो लुम्बिनी की यात्रा किया था, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, और वहीं पर एक अभिलेख उसके बाद लिखा गया, रुम्मनदेही अभिलेख, जहां पर यह बताया गया कि अशोक ने उस स्थान के टैक्स को घटा दिया था। क्यों? क्योंकि वहां बुद्ध जन्मे थे। बुद्ध से संबंधित स्थलों की यात्रा भी करना, बाद में वह स्थल तीर्थ हो जाएंगे। आज आप देखिए, जापान के लिए भारत तीर्थ है, बौद्धिस्ट देशों के लिए भारत तीर्थ है, वो तीर्थ करने आते हैं। कहां गए? तो कुशीनगर गए हैं साहब। कहां गए? तो गए हैं वहां कहीं अलग अलग स्थान जो भारत में है। जो बिहार में चले गए, वो अलग अलग स्थान पर चले गए। बड़े पैमाने पर दान आ रहा है कि भैया हमारे बुद्ध हमारे हैं। भारत के व्यक्ति बुद्ध को लेके हल्के में ही क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों करते हैं? आप इसलिए नहीं समझते कि आपका अध्ययन ही हल्का है। यहां पर आप देख रहे हैं यात्रा कर रहा, हम किसी को मानते हैं तो हम उसके स्थान पर जाएंगे, और जब हम यात्रा करेंगे और हम बड़े आदमी हैं तो हर व्यक्ति को पता चलेगा कि क्यों यात्रा किया। अब आप ऐसे समझिए कि अशोक के लिए बुद्ध कितने महत्वपूर्ण हैं कि अशोक जब उनके जन्म स्थान पर जाता है तो एक अभिलेख प्रॉपर को, एक अभिलेख वहां पर खुदवाया जाता है, रुम्मनदेही अभिलेख, रुम्मनदेही। और इस स्थान पे जो भी टैक्स लगाया जा रहा है उसकी टैक्स की दरों को कम कर दिया गया, टैक्स की दर को घटा दिया गया। इसके अलावा जुलूस निकलवाता है। क्या करता है? जुलूस। क्या दिखाया जाएगा इसमें? एक कोई बच्चा है, फिर वो जवान हुआ, फिर वो वृद्ध हुआ, फिर वो मर गया। ऐसे जुलूस दिखाए जाएंगे कि भाई ये देखो अच्छा व्यवहार करो, इस जीवन में कुछ रखा नहीं है। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी कोई बीमारी हो जाती, बहुत छोटे बच्चे। कभी कभी आपने देखा होगा कि एकदम कोई नया व्यक्ति है, उसको इतनी खतरनाक बीमारी हो जाती है, कुछ पता नहीं है किसी का कब क्या किसको हो जाएगा। जीवन बड़ा अनिश्चित है। तो एक तरह से लोगों को समय से पहले अवेयर करना, जुलूस निकालना, जीवन की स्थितियों को दिखाना, और जब स्थितियों को दिखाया जाएगा तो सामान्य जनता समझेगी कि हमारा जीवन कैसा है, हमारे जीवन में क्या समस्या है। ये सारे तौर तरीके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने अपनाए। इसने अलग अलग हिस्सों में अपने बच्चों को भेजा, कहे कि ऐसा है, अधिकारी तो अधिकारी जा ही रहे हैं, तुम लोग भी अपने जीवन को धन्य करो। कहा कि अधिकारियों को तो मैं भेज ही रहा हूं, लेकिन तुम लोग मेरे पुत्र पुत्री हो तो तुम लोग भी जाओ। तो इसने अलग अलग हिस्सों में
अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको भेजना शुरू किया। आप ऐसे समझिए अशोक की फिलॉसफी क्या है। अशोक जितना अपने पुत्र और अपनी संतानों को प्रेम करता है, उतना ही प्रेम वो अपनी जनता को भी करता है। अपने अभिलेख में अशोक कहता है कि ये पूरी जो प्रजा है वो मेरे संतान के समान है। ऐसा कोई शासक नहीं कहा अभी तक। उस समय एक ऐसा एकमात्र शासक है जो ये कहता है कि मेरी प्रजा मेरी संतान है। जैसे मैं अपने संतान के सुख दुख के लिए चिंतित रहता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, वैसे मैं इस जनता के भविष्य के लिए भी हमेशा चिंतित रहता हूं, इनकी कामना करता हूं ये अच्छा करे। इसीलिए अशोक एक लोक कल्याणकारी शासक है, एक महान शासक की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे ही नहीं किसी को कोई आप जो महान बता देंगे। कहता है कि मैं अपने शयन कक्ष में हूं, सो रहा हूं, मैं विश्राम कर रहा हूं, राज्य का कोई काम कर रहा हूं, लेकिन जनता से जुड़ा कोई काम आए तो एकदम राज्य के अधिकारियों को संकोच करने की जरूरत नहीं है, सीधे मेरे पास आना चाहिए। यह क्या है? जनता को देरी नहीं कराना है, जनता को लेट नहीं करना है। आज आप देखेंगे तो आज के समय में एक पूरा ऑफिसों में आप जाएंगे तो चार्टर लगा हुआ है कि अधिकारी को कितने समय में क्या काम करना है। इससे ज्यादा आप समय ले नहीं सकते। ये सब नियम है। अगर कोई व्यक्ति आया है तो आपको उसका काम करना पड़ेगा। और जो अच्छा प्रशासक है वह तुरंत उसका समाधान निकालने का प्रयास करता है, त्वरित समाधान। आप अधिकारी बन गए, आप सुनते ही नहीं किसी की, आप अपने में ही अकड़े अकड़े चलते हैं कि हम भी कुछ चीज हैं, तो फिर हो गया जनता का कल्याण। एक अधिकारी लाखों लोगों के जीवन को अच्छा कर सकता है, उनके जीवन को गुणवत्तापूर्ण बना सकता है, उनके जीवन में प्रकाश ला सकता है। लेकिन एक अधिकारी अगर केवल अपने लिए जीना शुरू कर दे तो जो अधिकारी का जो मूल उद्देश्य है उससे ही वो भटक जाएगा। जो नौकरशाही का उद्देश्य है उससे ही वो भटका हुआ है। यहां हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अशोक बहुत सारी चीजों को सिखा रहा है।